कुदरत का कानून देखें, एस्ट्रोलॉजी को भी देखें। आपने अक्सर मेरे मुंह से अपने कितने एस्ट्रोलॉजर के मुंह से सुना, सेवंथ हाउस, लिब्रा सेवंथ हाउस है, फलक का सेवंथ हाउस है, मैरिज का है, पार्टनरशिप का है, बिजनेस का है। कभी आपने सुना कि वो मेज़ान भी है, बैलेंस भी है? क्योंकि कुदरत की हर चीज़ बैलेंस के बगैर नहीं चलती, वो बैलेंस में ही हुस्न है, और हुस्न से बना है वर्ड एहसान। और क्या बात है कि इतना पॉपुलर लीडर और 60% से ज़्यादा आवाम उसके साथ, पर बेअसर, कोई असर नहीं होता, गोली भी लगती है। क्या वजह? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। आज हम बात तो करेंगे सियासी माहौल के ऊपर ही और जो प्रेजेंट सूरत हाल है उसी के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में आज हम बात करें। कुछ वाक़ियत बताएंगे, कुछ माजी के हिस्से, कुछ कुरान से चीज़ों को लेंगे और आज के हालात के ऊपर लेकर आएंगे और एस्ट्रोलॉजी पर बात करेंगे। तो मेरा सारा जो कुछ है वो तो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ही है, एस्ट्रोलॉजी की बेस्ड पे ही मैं बात करता हूँ, उसको जोड़ता हूँ कुरान से और लेकर आता हूँ हालात के ऊपर। अब सबसे बड़ी चीज़ जो है वो होता है कानून। अगर आप कानून को नहीं मानेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का सबसे बड़ा जो चीज़ है वो उसका लॉ है और उसका कानून, जो कि वो कानून अपना तोड़ता नहीं है अपने लिए भी। लेकिन हमारे यहाँ लाकानूनियत बहुत ज़्यादा है। हालांकि एस्ट्रोलॉजी को भी आप समझेंगे तो वो देख लें, एक लॉ के ऊपर चलती है, कानून के ऊपर चलती है। 12 जोडिक हैं, 12 जोडिक में से आप अगर 7th हाउस की बात करते हैं, जो अक्सर आपने सुना होगा, 7th हाउस जो है वो मैरिज का है, मैरिज पार्टनर का है, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का है, आपके पब्लिक इमेज का है, बिजनेस का घर है। आपको पता है कि 7वां घर मेज़ान कहलाता है, यानी कि लिब्रा मेज़ान, यानी कि बैलेंस करना, बैलेंस करता है ये सारा कुछ। यानी 7वां हाउस बैलेंस का घर है, इंसाफ का, तराजू का घर है। और हुस्न कहते हैं, और हुस्न जो बना है, एहसान बट जो बना है वो हुस्न से बना हुआ है, क्योंकि चीज़ खूबसूरत तभी लगती है जब वो बैलेंस के अंदर हो। जब बैलेंस में ना हो तो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। पाकिस्तान के चार्ट में भी कुछ इस तरह ही है कि एक तरफ सारे प्लैनेट का झुकाव है। अगर देखा जाए तो बैलेंस पूरी तरह बिगड़ा हुआ है। अगर हम ये भी देखें कि केंद्र में ज़्यादातर प्लैनेट, लेकिन एक ही घर में ओवर क्राउडेड है। क्या बात है ऐसी कि इमरान खान के साथ 60 से 65% पाकिस्तानी उनके साथ हैं, लेकिन वो बेअसर है। क्यों? ऐसा क्यों है कि एक लीडर के पीछे 60 से 65% आबादी उसके साथ हो, पर वो बेअसर हो? उसकी ज़िंदा मिसाल है कि उनको गोली लग जाना, उसकी ज़िंदा मिसाल है सवाती के ऊपर केस ख़त्म ना होना और एंकर पर्सन जो कि बोल रहे हैं उनको पकड़ लेना। ये क्या वजह है कि अवाम इतना 60 से 60% होने के बावजूद वो उसका बेअसर है, उसकी कोई वक़्त नहीं है। अगर किसी के साथ भी 60% आबादी हो तो वो तो पूरी दुनिया में थरथरी मचा देता है। लेकिन इमरान खान और ये पब्लिक, हम जो पब्लिक हैं, जो 60 से 65% इमरान के साथ हैं, वो इतनी बेअसर क्यों है? उनका असर क्यों नहीं है? वरना किसी के भी साथ अगर आप ये देखेंगे कि 60 से 65% आबादी हो और वो तो हिला के रख देता है, लेकिन अवाम 60 से 65% बेअसर है। वजह ढूंढेंगे इसकी आज कि ऐसा क्यों है। क्योंकि बहुत बड़ी ये शॉक न्यूज़ है कि एक लीडर के साथ इतनी पब्लिक और वो इतनी बेअसर हो, उसकी कोई वक़्त ना हो। और परवेज़ इलाही साहब का बयान भी मेरे अजीबो समझ से बाहर है कि हम तो पकड़े जाने वाले थे, यानी कि आप करप्शन से पकड़े जाने वाले थे, यानी बाजवा साहब ने आपको छुड़ाया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि फौज ने आपको छुड़ाया? यार ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी कि आप जुर्म करें और आप
یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس وقت کے جو اسٹیبلشمنٹ تھی، اس وقت چیف آرمی اسٹاف تھے، انہوں نے ہم پر احسان کیا. بھائی جان اگر آپ پہ احسان کیا تو پوری قوم کے اوپر گناہ کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے سیاستدان، ایک تو کنفرم ہے کہ پرویز الہی صاحب کیا کہنا چاہ رہے تھے. کیا ادارے ایسے ہیں؟ یعنی کرپشن کریں آپ اور کہتے ہیں کہ جی ہمیں بچانے ادارے آ گئے تھے. کیسا پاکستان ہے یہ کرپشن ہو رہی ہے اور وہ اپنے منہ سے اگل رہے ہیں کہ ہم نے کی اور ہم پکڑے جانے والے تھے، جیل میں جانے والے تھے. لیکن اس وقت کے جو حاکم تھے انہوں نے، وہ ہمارے احسان مند ہیں، ہم ان کے بہت بڑے احسان مند ہیں، وہ ہمارے محسن ہیں. تو وہ پاکستان کے تو محسن نہ ہوئے نا. وہ تو پھر اگر میں دیکھتا ہوں پیپل پارٹی سے لے کر جتنی بھی جماعتیں بنی ہیں وہ سب ایک ہی امبریلا کے نیچے بنی ہیں، اور وہ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ. کیونکہ یہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ سے اوپر آ ہی نہیں سکی. ایک ہمارے ہاں اسٹیٹس کا بھی بہت بڑا ایشو چل رہا ہے کہ عمران کی اس وقت جو پبلک امیج ہے وہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے جہاں ادارے کہیں کھڑے نہیں ہو پا رہے. اور اداروں کے لیے یہ ایک بہت بڑی تکلیف ہے کہ ان سے کوئی اوپر آ جائے. یہ ایک بہت بڑی تکلیف ہے. یہ ایگو کا مسئلہ ہے، یہ ایک انا کا مسئلہ بن گیا. اور یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کیونکہ اگر کوئی شخص اداروں سے اوپر آ گیا تو اداروں کو تو اپنی جگہ قائم کرنا پڑے گا. آخر کیا وجہ ہے کہ 60% پبلک عمران کے ساتھ ہونے کی وجہ وہ اتنی بے اثر ہے کہ اسے گولی بھی لگ جاتی ہے اور ان کے ساتھ دینے والے جو ساتھی ہیں وہ گرفتار بھی ہو جاتے ہیں، لیکن پبلک کا اثر نظر ہی نہیں آتا. کیسی عجیب سی بات ہے. انڈیا میں ہمارے بغل میں ہے، وہ شاید 60% کیا محل 50% بھی آبادی کے ساتھ نہیں ہے، لیکن وہ ایک پاورفل ہے. سوچنا پڑے گا ہمیں کہ ہم کہاں غلط ہیں. اگر میں قرآن سے جوڑوں تو مجھے بہت یاد آتا ہے قوم سمود، یعنی حضرت صالح کی قوم. حضرت صالح جو تھے وہ ایک ریچسٹ فیملی، یعنی کہ اس وقت کی با اثر فیملیوں میں سے ان کا تعلق تھا، اور ان کے جتنے بھی فالوور تھے وہ سب غریب آدمی تھے، لیکن بہت زیادہ میجورٹی میں تھے. کسی کی ڈائریکٹ ہمت نہیں پڑتی تھی جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی یا اس وقت کے جو طاقتور لوگ تھے کہ وہ حضرت صالح کو یا ان کے فالورز کو ہاتھ لگا سکے، کیونکہ تعداد میں بہت زیادہ تھے اور اثر بہت زیادہ رکھتے تھے. اس نے کبھی ہمت نہیں بڑھی ڈائریکٹ ان پہ ہاتھ ڈالنے کی. جب آپ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں نا یا قانون کے اوپر چلتے ہیں تو پھر قومیں جو ہیں اثر بھی کرتی ہیں، اثر انداز بھی ہوتی ہیں. کیونکہ ان کے اتنے زیادہ فالوور تھے، کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی ان کو ہاتھ ڈالنے کی یا ان کے فالوورز پہ ہاتھ ڈالنے کی، کہ وہ ایمان کے پکے تھے. اب یہ سوچنا پڑے گا ہم جسے ایمان کہتے ہیں کیا وہ ایمان ہے ہمارا؟ بات اونٹنی کا ذکر جو ہے بڑا مشہور ہے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، کیا سٹوری، وہ میں اس کے اوپر نہیں پڑھتا، لیکن اتنا مجھے ضرور پتا ہے کہ اونٹنی آئی اور جب وہ آگے کی اللہ کی طرف سے آئی ہے، اب یہ جہاں مرضی کھا سکتی ہے، چر سکتی ہے، اس سے کوئی روکے گا نہیں. کیونکہ زیادہ تر جو پراپرٹی جو تھی نا، لینڈ مافیا جو اس وقت کا تھا، وہ سب امیروں کا تھا. غریبوں کے پاس تو پراپرٹی نہیں تھی، نہ ان کی کوئی زمین تھی، نہ ان کی کوئی بھیڑیں تھیں. سب کی سب بھیڑیں اور پراپرٹی وہ لینڈ مافیا کے اس وقت جو ان کے پاس تھے. اب وہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جی ایک دن جو ہے یہ جہاں مرضی اس کا دل کرے ہی کھائے، کوئی روک نہیں سکتا. اور ایک دن پانی یہ پئیں گی اور ایک دن آپ کے جانور پانی پئیں گے. اب وہاں کے جو اسٹیٹس والے لوگ تھے وہ پریشان تھے کہ یار یہ تو سیدھا سیدھا ہماری پاور کو ہی چیلنج ہو گیا، کیا کریں. اب وہ ڈائریکٹ نہ حملہ کر سکتے تھے، نہ ان کے فارورڈز کا حملہ، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں تھے. اب وہ ایک نشانی مانگ رہے تھے. جب وہ نشانی آ گئی تو ان کے لیے عذاب کی، کیونکہ تکلیف ہو رہی تھی نا، کیونکہ اس کو جہاں مرضی سے کھانے کی اجازت تھی اور ایک دن پانی وہ بھی.
क्योंकि भेड़ें और ज़मीनें किसकी थी? सब सरमाएदारों की, यानी लैंड माफिया की थी। उस वक्त की जो स्टैब्लिशमेंट थी उनकी थी। अब उन्होंने प्लान किया कि हम किसी तरह से ऊँटनी को और सेम डे हज़रत सालेह को मारे। लेकिन हम ये कहेंगे कि हम तो यहाँ पे थे ही नहीं, कि दहशत एक अच्छे घराने से, पावरफुल घराने से ताल्लुक़ रखते थे और फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा थे। फिर जो वाक़या हुआ सबको पता है कि फिर कौम पर जो अजाब आया वो किस तरह का आया। लेकिन क्या हम पाकिस्तानी कौम सैलाब में डूबे हुए भी, जो अभी तक डूबे हुए हैं, और हमारे यहाँ कोई ना दीन है, ना कोई धर्म है, ना कोई कानून है, ना कुछ है। हमारे यहाँ तो सिर्फ बेहिसी है। अगर कोई लीडर मिला तो वो भी इतना बेअसर कि 60% आवाम हज़रत सालेह के साथ सच्चे और पक्के ईमान वाले लोग थे। उनके फॉलोअर गरीब जरूर थे लेकिन ताकत रखते थे, असर रखते थे। तो आज हमारी कौम, बेशतर कौम, गरीब भी उनके साथ है और बड़े ताकतवर लोग भी उनके साथ हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बेअसर और लीडर भी बेअसर। एक इलेक्शन मांग रहा है, लेकिन इस निज़ाम, मैंने कहा था निज़ाम को जब चोट पहुंचती है ना तो वो निज़ाम खड़ा नहीं होता। ये लॉ है, कानून है कुदरत का। आज मेरा ख्याल गालिबन 19 दिसंबर है। अगर मैंने 19 जनवरी को सन का पता करना हो ना कि सन कितने बजे तुलू होगा, तो मैं आज बैठे बैठे पता कर सकता हूँ कि भाई, और उससे वो 1 मिनट ना आगे होगा ना पीछे होगा, क्योंकि हम इंसान उस कुदरत के कानून को पढ़ चुके हैं। ये कुदरत का कानून बदलता नहीं है। लेकिन अगर मैंने कोई शादी पे जाना कि 13 जनवरी को मैंने शादी पे जाना, फलां असर के टाइम पे जाना, मुझे पता कि असर का टाइम क्या होगा, लेकिन वहाँ एकदम तूफान आ जाए, सैलाब आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, यहाँ समझ आती है कि यार यहाँ पे तो कुछ लॉ कुछ समझ नहीं आ रहा, यहाँ कोई लॉ की बात हो नहीं रही। यहाँ पे भी लॉ चलता है अल्लाह का ही, क्योंकि हमने उस लॉ को बिगाड़ दिया है, उस लॉ को खराब कर दिया है। इसलिए जो वो तो कैलकुलेशन करते कि बारिश होगी, और वो अक्सर बारिश हो जाती, नहीं होती तो हमारे ही सिस्टम, ये जो ग्रीन गैसेस और ये जो हम एसी लगा के गर्म हवा बाहर फेंकते हैं, आखिर इसका अजाब भी तो आना है ना हम पर, और वो डेंगू की सूरत में आ रहा है। उसकी बहुत बड़ी वजह ये एसी का जो एनवायरनमेंट ख़राब कर रहा है, वो डेंगू उसका सबसे बड़ा वजह है, क्योंकि बैलेंस ख़राब होता है। और कोई ऐसी चीज़ नहीं है एस्ट्रोलॉजी में, कोई ऐसा कारक नहीं है, कोई प्लैनेट, कोई ज़ोडिक साइन, कोई घर मंसूब होता है किसी मच्छर से, किसी मक्खी से, सबसे होता है। अब दुनिया की लेटेस्ट जो मेडिसिन, जो एंटीबायोटिक है, वो मक्खी से ही ईजाद हो रही है। तो पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजी जो है वो भी कानून के बेस के ऊपर चलती है। 75 सालों में हमारे यहाँ सब कुछ बना, ना बन सका तो कानून नहीं बन सका। जब कानून नहीं बनती तो कौमें नहीं बनती। कौमें ऐसे नहीं बनती, और कौमों पे ही अजाब आता है, और किसी भी नहीं आता। हमने तो उम्मत होने का दावा किया था और उम्मत होने का कोई फर्ज था, वो जो कभी हमने निभाया नहीं। अब एक बड़ी हैरानगी की बात है कि एक लीडर 60% से ज़्यादा आवाम को उसके साथ है, पर बेअसर है। उसको गोली भी मार दी जाती है, उसके साथियों को भी पकड़ा जाता है, वो इलेक्शन मांगता है, इलेक्शन नहीं दिया जाता। आखिर सोचना पड़ेगा ना कि आवाम में कहाँ गलत है, कहाँ तोड़ रहे हम कानून, क्योंकि हर चीज़ कानून से चलती है। यहाँ पर सेक्टर ने हाउस चेंज करना है तो वो लॉ है, उसी पे करेगा। जब उसे रेट्रोग्रेड होना, जब ही होगा, ना वो मेरी बस की बात है ना किसी और की बस की बात है। हमने तो कैलकुलेशंस के बेस के ऊपर चलते हैं कि प्लैनेटरी कंडीशंस की क्या कैलकुलेशंस है और क्या दुनिया पर असर होगा इसके ऊपर। क्योंकि दुनिया जब से सैटर्न कैप्रिकॉर्न में आया है, उसने दुनिया को हिला के रख दिया, और ख़ास तौर पर उन ताकतवर लोगों को और उन तानेशाह जो मुल्क में बैठे हुए, उनकी ताकत को हिला के रख दिया। बारी बारी आपको, क्योंकि प्लूटो भी उधर ही बैठा, प्लूटो ने बड़े अरसे तक उधर बैठे रहना। सैटर्न तो अपना काम कर कर
वो तो निकल जाएगा 17 जनवरी को, और मार्च भी सीधा हो जाएगा। जैसे पहले कहा था कि टेररिस्ट अटैक बढ़ेंगे, बढ़े ना। अगर समझ नहीं आ रही कि असेंबली का जैसे ऐलान हुआ टेररिस्ट अटैक बढ़ने लगे और केपीके में बम धमाका होने लगे, ये क्या अचानक हो गया, ये एकदम हो गया? ऐसे तो नहीं होता, ऐसे तो कभी भी नहीं हुआ ये कोई चीज अचानक हो जाए, क्योंकि हर चीज का सबब बनता है और वो चलती है। इधर असेंबलियों के टूटने का ऐलान हुआ, और हैरत की बात है कि 1 हफ्ते का गैप डाल दिया गया। क्यों डाला गया? और परवेज इलाही साहब एहसानमंद है, जिसकी पूरी कौम खिलाफ है, परवेज इलाही साहब उनके एहसानमंद है कि जी हम गिरफ्तार हो रहे थे, हमें गिरफ्तारी से बचाया। क्यों बचाया? पहले तो ये बचाया कि क्यों बचाया। अब ये हमारी बदकिस्मती है कि हम 60% होके भी असर नहीं रखते, और ऐसा है। मैंने आपको कहा था ना, पाकिस्तान के चार्ट को गौर से देखें आप, तो 3rd हाउस में मार्स और मून है। 3rd हाउस कम्युनिकेशंस का, मीडिया का हाउस होता है। पांचवा घर भी लेते हैं, लिखने का, बोलने का, मीडिया से ताल्लुक, वहाँ मार्स बैठे। हमें जो 75 से 47 से लेकर अब तक कहानियों से, भाई हमारे पिछले ऐसे अग्रेसिव थे, उन्होंने फलां जगह अटैक कर दिया, हमला कर दिया, महमूद गजनवी 17 जगह है, ये कर दिया, वो कर दिया, बड़ी जज्बाती। और साथ मुंह बैठे ना, इमोशन से दुख भरी कि जी बड़ा जुल्म हुआ था जी, देखे मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हुआ था। सिंपल सा लॉ है, कानून है, हम तो सिर्फ जालिमों की बस्तियों को तबाह करते हैं। आज बस्तियां किसकी तबाह हो रही हैं? जनून सैटर्न का ये 30 साल का दौर जो ना, 2 नस्लें ले आता है और तब्दीली आके रहती है। और ये नस्ल जो सवाल करती है, और वो लोग जो सवाल सुनना पसंद नहीं करते। अभी कैसे होगा? देखिए, ये तब्दीली तो अब आके रहनी है, चाहे आप जो मर्जी कर लें, क्योंकि वक्त कुदरत का जो है वो टलता नहीं। क्योंकि कौमें, याद होगा अगर हम बात करें इसराइल यहूदी कौम की, 40 साल भटकी। उन 40 साल में 2 कौमें आ गई, उन्होंने सख्तियां देखी थी, उन्होंने जुल्म देखे थे, उन्होंने परेशानियां देखी थी, तो वो निकले थे ना, बाबे बुढ़े तो नहीं निकले थे, जवान निकले थे ना। तो अब ये जवान जो नई नस्ल है, जो 2000 की और जो 2010 और 20 की बात, भाई ये तो करेगी सवाल, और इन सवालों का जवाब हमारे पास नहीं है। ये जवाब हमें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में सैटर्न ने 11th हाउस में आना है, और जब वो 11th हाउस में आएगा तो पब्लिक से वो 8वां, क्योंकि 4था घर पब्लिक का होता है, उससे वो 8वां घर बनता है, और 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशंस का घर होता है। यानी अवाम में तो ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाला है, और स्कॉर्पियो की चर दिशा चल रही है। स्कॉर्पियो खुद फलक का एक 8वां घर, क्योंकि काल पुरुष कुंडली से बहुत से योग देखे जाते हैं। काल पुरुष कुंडली अगर ना देखी जाए तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। तो स्कॉर्पियो 8वां घर है, और 8वां ज़ोडिक भी है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशंस का है। तो 2024 तक आप चीज़ों को डिले भी कर लें, कहाँ तक करेंगे, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप रोक सकते हैं क्या? जो लिख दी गई है, ये स्टेटस, मैंने कहा ना स्टेटस का मसला आ रहा है यहाँ पर। आपको पहले भी कहा था स्टेटस को के लिए बहुत बड़े मसले, मसाइल खड़े होंगे। एक पार्टी, एक शख्स हम इदारों से बड़ा, हाय हाय हाय, कैसे? इदारों से बड़ा तो हो गया, पॉपुलर सबसे ज्यादा हो गया, उसके चाहने वाले भी इसके साथ बहुत ज्यादा है, पर इतने बेअसर क्यों? ये गौर करेंगे आप भी, और इस पर डिटेल से और बात करेंगे। बड़ा लंबा टॉपिक है। हज़रत सालेह की कौम वो ईमान वाले लोग थे, तभी कोई डायरेक्ट हाथ नहीं डाल सका था उनके ऊपर, उनके फॉलोअर के ऊपर। हम एक लीडर भी मिला, वो भी बेअसर, अवाम भी बेअसर, कहाँ कमी है आखिर? ये तो सोचना पड़ेगा ना। मुझे तो इजाज़त जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।